हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। और आज हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट और बहुत ही हाई लेवल के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चेक कर लीजिएगा आज आप कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में कितना नॉलेज है। तो आज सारी बातें हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो फेज़ 1 एग्जामिनेशन होता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर रहते हैं वो जनरल अवेयरनेस के रहते हैं। तो जनरल अवेयरनेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा टॉपिक क्या है? 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट। ओके, तो मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा मैंने एक और नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसपे मैं गवर्नमेंट स्कीम, डेली एक गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करती हूँ, वो भी मिनिस्ट्री वाइज। पहली मिनिस्ट्री चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बस 2 इंपॉर्टेंट स्कीम रह गई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मिनिस्ट्री को पिक करेंगे और उसकी सारी गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सभी की सभी जो बातें हम कर रहे हैं ये फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर लें। आराम से पढ़ेगा क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन याद रखेंगे 30 क्वेश्चन पढ़ने हैं। और आरबीआई तो भाई साहब, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका आधा टाइम किस में निकल जाता है पता है? इनके लेंदी क्वेश्चंस को पढ़ने में। होते इजी हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हो तो सारा का सारा मामला डेली करंट अफेयर्स से है, लेकिन लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जिनको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर भी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आप इसे आराम से पढ़िए, अपना टाइम लीजिए और आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है? As per the recent direction from the RBI, which of the following are correct with regard to eligibility criteria for small finance bank to transition into the universal bank? क्या क्राइटेरिया होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक को कन्वर्ट करने के लिए यूनिवर्सल बैंक में? फर्स्ट है शेड्यूल्ड स्टेटस विथ सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड होना चाहिए 5 सालों के लिए। Shares of the bank should have been listed on recognized stock exchange and having a minimum net worth of 100 crore rupees as at the end of previous quarter. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? याद करो, मैंने जब आरबीआई का ये सर्कुलर आया था तो सिखाया था आपको, ये भी बताया था कि हमारे पास अभी 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है और सबसे ऊपर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक चल रहा है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चल रहा है। ये बात भी मैंने बताई थी। ऑन टैप लाइसेंसिंग के बारे में भी बात की थी, जिसके जरिए यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करने के लिए लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पे पहुंच गए। क्या है करेक्ट? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट। Which of the following statement are incorrect about recently released report titled Aging Well in Asia, Asian Development Policy Report? यहाँ पर ये आपको रिपोर्ट देखने को मिल रही है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक, पहला स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। नेक्स्ट है ओल्डर पीपल जिनकी एज 60 ईयर या अबव है, कितने हैं हमारे देश में? तो 13.5% ऑफ द रीजनल पॉपुलेशन इन 2022 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू नियरली डबल टू 25.2% इन 2050. It has identified 4 key dimensions of the older person: well-being, health, productivity work, economic security and social engagement. ठीक है, इन 4 कैटेगरी पे, इस 4 डायमेंशन पे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। In India, there is a lowest health insurance coverage among older people at 21%. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो आप देख ही पा रहे हैं रिपोर्ट जो लिखी है, रिपोर्ट का टाइटल ही समझ में आ रहा है कि एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज किया है। पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट, जीएसटी Gross Goods and Service Tax GST revenue collection for a month of April 2024 has hit a record high in April 2024 at, तो सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन अप्रैल 2024 में देखा गया है। कितना GST कलेक्शन हुआ है? आंसर हो जाएगा 2.10 लाख करोड़ रुपीस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ये हमने डिस्कस किया है करेंट अफेयर्स में सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, What is the title of World Economy Outlook report released by International Monetary Fund? तो एक क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, इसका टाइटल क्या है? चलिए देखेंगे 4 ऑप्शन से क्या लगता है आपको सही। ओके, सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, स्टडी बट स्लो, रेजिलियंस अमिड डाइवर्जेंस। अब इस रिपोर्ट से एक और क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2024 रिपोर्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट ब्लैंक परसेंटेज ड्यूरिंग 2024। वर्ल्ड इकोनॉमी कितने परसेंट से ग्रोथ करेगी? दिस ग्रोथ इन 2024 हैज बीन रिवाइज्ड अप बाय द ब्लैंक परसेंटेज पॉइंट फ्रॉम द प्रीवियस एस्टीमेट। प्रीवियस एस्टीमेट से ये कितने पॉइंट ज़्यादा एस्टीमेट किया गया है, ठीक है, ये पूछा गया है। चलेंगे बताएंगे कितनी रहेगी वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रोथ 2024 में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा 3.2%, ठीक है। 3.2% वर्ल्ड इकोनॉमी रहेगी, जो कि प्रीवियस जो इन्होंने फॉरकास्टिंग की थी उससे 0.1 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेटा भी लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा था कि 2024 एंड 25 में 3.2% ग्लोबल ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। वहीं इन्होंने इन्फ्लेशन भी बताया है कि 2025 में इन्फ्लेशन 4.5%, 2024 में इन्फ्लेशन 5.9% रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, Which ministry will be hosting the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting ATCM 46 and the 26th meeting of the Committee of Environmental Protection in the Kochi, Kerala? तो इंडिया इन दोनों मीटिंग को होस्ट करने वाला है। कौन सी मिनिस्ट्री इन्हें होस्ट करेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताएं। बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं जिनमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। रिसेंटली एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया जिसका टाइटल क्या था, एट द हेल्म वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलिए आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए। हाँ जी, नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इस पेपर में बताया गया है कि किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स इन्फ्लुएंस करता है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि केवल 3% ही वीमेन हैं जिनको बैंक लोन या इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिल पाता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। एंड लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि हमारे इंडिया में केवल और केवल 20% ही ऐसे MSME हैं जो कि वीमेन लीड हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। इस रिपोर्ट को बेसिकली नीति आयोग ने नहीं, RBIH ने पब्लिश किया है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विथ विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू डेवलप UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है? मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज नमीबिया। चलिए, अब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं एग्जाम में। चलो इसको पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लेंदी है। द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF वॉज लॉन्च इन द May 2022, ठीक है। It provides a platform for countries in the region to collaborate on advancing resilient, sustainable and inclusive economic growth and aim to contribute to cooperation, stability and prosperity in the region. The IPEF comprises 4 pillars. क्या क्या पिलर है? ट्रेड, सप्लाई चेन एंड क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। एट प्रेजेंट IEPF includes 14 countries. Which of the following is not the amongst them? इनमें से कौन सी कंट्री है जो IEPF का मेंबर नहीं है? कंट्रीज कौन कौन सी लिखी हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। देख लिया, अब कॉम्बिनेशन देख लो, 1 2 and 5, 2 3 4, 1 3 एंड आपका 5 4।
एक बार वापस देख लीजिए, ये कंट्रीज है। अब देख लो कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो IEPF का मेंबर नहीं है। हाँ जी, तो साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल नहीं है और ब्राज़ील भी नहीं है, मतलब 4 और 5 नहीं है। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। 14 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, आप देख पाएंगे कौन कौन सी हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिर बुर्नोई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, USA एंड वियतनाम। तो क्वेश्चन केवल इतना सा था कि IPF की मीटिंग हो रही है सिंगापुर में, इसलिए करंट अफेयर्स का टॉपिक है। IPF कब बना था? 2022 में बना था। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है? तो मैंने आपको बताया है, हमेशा कहती हूँ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो छोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब वर्ल्ड बैंक की कंट्रीज नहीं पूछने लगेगा आपसे, यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं पूछने लगेगा, जो छोटे छोटे ग्रुप है जिसमें 10, 12, 15 मेंबर है, वहां से क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में बन जाता है। Which campaign has been recently organized by the National Anti-Doping Agency NADA India to create awareness about the clean sport? कौन सा यहाँ पे कैंपेन रन हो रहा है? सो आंसर हो जाएगा #PlayTrueCampaign। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अगेन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, रुचिका कंबोज, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, रुचिका के बारे में। परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विथ विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द साइड इवेंट localizing the SDG women's in the local governance in India lead the way during the 57th session of the Commission on the Population and Development to be held at UN headquarters in the New York। और जब मैंने इसके बारे में बात की थी तो मैंने कहा था कि 3 इंडियन वीमेंस हैं जो यहाँ पर इस समिट में, इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें एक नाम आपको मैंने नीरू यादव का भी बताया था, ठीक है। करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, तीनों मिलकर इस मीटिंग को कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। The limits for FPI, foreign portfolio investor investment in the government security, state government security and the corporate bond has been set by the RBI. In this connection, which of the following are true with regard to the limit of FPI for the year 24-25? तो यहाँ पे RBI ने लिमिट डिसाइड की है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड एंड आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है FPI में 2024-25 में। याद करो, मैंने कुछ कुछ बताया था आपको। पहला स्टेटमेंट कहता है द लिमिट फॉर FPI इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6%, the limit for FPI investment in state government security is 3% and FPI limit investment in the corporate bond is the 15%। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या पूछा है? ट्रू है, करेक्ट है। चलो बताओ, याद करो, कुछ कुछ तो भी बताया था मैंने आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 एंड 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसमें आपको 2% लिमिट देखने को मिलेगी, ना कि 3%। नेक्स्ट, ये भी बहुत लंबा सा लेंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड सिविल एविएशन रिसेंटली virtually inaugurated India's first green hydrogen plant in the stainless steel sector। ये इंडिया का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। It will be the world first off-grid green hydrogen plant for the stainless steel industry and the world first green hydrogen plant with rooftop and floating solar। This project is also a state-of-art green hydrogen facility with a target to reduce carbon emission by 2,700 metric ton per annum and 54,000 ton of carbon dioxide emission over next 2 decades। Where is this project located? सिंपल सी बात है, पूछा गया है हमारे देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील बेस्ड कहाँ पर सेटअप किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा हिसार, ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट, which company has signed $100 million multi-year contract with an Airbus group
to provide 2300 variety of metallic component to the Airbus Atlantic in the France from its manufacturing base in India। तो वो कौन सी कंपनी है जिसने $100 मिलियन की एक डील की है एयरबस के साथ और लगभग 2300 वेराइटी मेटेलिक कंपोनेंट के ही बनाकर देगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन 2024 which of the following company launched India's first upgradable ATM that can be transformed into the high performance cash recycling machine at any point of the time? हमारे देश में जो ऑलरेडी ATMs है उनको अपग्रेड करेगा, कौन करेगा भाई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिताची पेमेंट सर्विस। ऑप्शन डी। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस नहीं किया, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बनने चाहिए, ठीक है। विथ विच सब्सिडरी ऑफ आरबीआई नाबार्ड हैज पार्टनर टू फास्टन द डिजिटल एग्री लोन? तो यहाँ पे नाबार्ड ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो आंसर हो जाएगा RBIH, मतलब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी मिलेगी। चलो नेक्स्ट पढ़ो। कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में आपको नवरत्न कंपनीज के बारे में बताया था। हमारे देश में टोटल 19 नवरत्न कंपनी हो गई हैं। जो सबसे लेटेस्ट नवरत्न कंपनी है वो कौन कौन सी है? इरडा है, NFL है और हुडको है, ठीक। तो यहाँ पे नवरत्न कंपनी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। रिसेंटली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA has been granted नवरत्न status by the Department of Public Enterprises, Ministry of Finance. Which of the following benefit will not IREDA get after receiving this status? इनमें से कौन सा बेनिफिट IREDA को नहीं मिलेगा नवरत्न स्टेटस पाने के बाद? पहला है, इट कैन इन्वेस्ट अप टू द 10,000 करोड़ रुपीज विदाउट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। इट कैन इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू आइटम और रिप्लेसमेंट विदाउट एनी मॉनेटरी सीलिंग। It can invest up to the 15% of their net worth on a single project or 30% of their net worth in the given area, subject to cap 1,000 crore rupees. It has now a free hand to enter into technology joint venture or strategy alliance. तो क्या फायदा यहाँ पर नहीं है IREDA को? तो देखेंगे, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कोई कंपनी अगर नवरत्न कंपनी बनती है तो उसको 1,000 करोड़ रुपीस तक वो इन्वेस्ट कर सकती है, जिसके लिए उसे गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जो कि 5th नंबर का एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था। Expect its loan sanction pipeline to swell to about blank percentage blank by the March end 2025 against 1 lakh crore as of March end 2024। अब यहाँ पे बोला गया है ये जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, इन्होंने मार्च 2024 के एंड तक 1 लाख करोड़ रुपीस के जो लोन है वो सैंक्शन किए हैं। अब इनका टारगेट मार्च एंड 2025 का कितना है, कितना लोन ये सैंक्शन करना चाहते हैं? आंसर हो जाएगा जस्ट डबल 2 लाख करोड़ रुपीस। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डन इतनी चीजें, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आपको करेक्ट दिख रहा है? हाँ जी बताएं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कुछ दिन पहले ही हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बातें की थी, अगर आपको याद होगा। द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया की रैंकिंग 159 है आउट ऑफ 180 कंट्री। डेनमार्क टॉप्स द इंडेक्स एंड सीरिया एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। डेनमार्क नहीं, नॉर्वे ने टॉप किया है, और सीरिया बॉटम पे नहीं है, इरिट्रिया बॉटम पर है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next,
The central government has recently allowed the export of 99,150 metric ton of onion to 6 countries: Bangladesh, UAE, Bhutan, Bahrain, Mauritius and Sri Lanka. Which of the following is the nodal agency for export of onion to this country, to the countries? तो कौन सा यहाँ पे एजेंसी है जो कि अनियन को एक्सपोर्ट करेगा इन 6 कंट्रीज में? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब NCEL. NCEL का मतलब क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इसका नाम है. Which sector has been recently granted Authorized Economy Operator AEO status by the Ministry of Finance? तो किस सेक्टर को ये दिया गया है जिसके कारण वो अपनी सप्लाई, इंटरनेशनल सप्लाई चेन को बिल्ड कर सकता है, और इसका मतलब ये है कि बहुत सिक्योर है ये आपके ट्रांजैक्शंस को करने के लिए. तो आंसर है जेम्स एंड ज्वेलरी. नेक्स्ट, विच बैंक हैज पार्टनर विद बेंगलुरु बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ANQ to unveil 2 new credit cards, Pi and Fi, designed for the Indian customer? तो यहाँ पे किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन हुआ है इन क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए? रिसेंटली मैंने ही करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज यश बैंक. ठीक है, ये बिल्कुल रिसेंट मोस्ट क्वेश्चन जो हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था. चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच PSU हैज रिसेंटली साइंड एन MOU with Norwegian company Ocean Sun for the implementation of floating solar energy technology in the India? हाँ जी, तो किसने साइन किया है भाई? NHPC ने किया है. ऑप्शन डी. NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, 1975 में फॉर्म हुई थी. इस क्वेश्चन को भी मैंने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, देख लेते हैं. विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल, भविष्य पोर्टल of the Department of Pension and Pensioner Welfare to ensure ease of living for the pensioners? तो कौन सा यहाँ पे इंटीग्रेटेड पोर्टल किस बैंक के साथ लॉन्च हुआ है? आंसर है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज रेज्ड ब्लैंक through the various mode of asset monetization in 23-24 against the target of 28,968 crore rupees. यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उन्होंने असेट मोनेटाइजेशन के जरिए कितना फंड रेज किया था 23-24 में, ये पूछा जा रहा है. आंसर है 40,000 करोड़, 40,314, ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट. What is the name of mobile application launched during the METOC, मतलब मेट्रोलॉजिकल एंड ओशिनोग्राफी सेमिनार, जिसका नाम है मेघयान 24. ठीक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के दिन इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया था. टू डिसेमिनेट वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड फॉरकास्ट, एम्पावरिंग ऑप्टिमल एंड क्विक डिसीजन मेकिंग. तो जिससे हम क्या कर सके, इस सेमिनार में डिस्कशन किया गया था किस तरीके से वेदर फॉरकास्टिंग जो फैसिलिटी उसको और इन्हांस कर सकते हैं जिससे हमें क्विक डिसीजन लेने में आसानी हो. तो यहाँ पे बोला जा रहा है उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इंद्र. ठीक है, इंद्र, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इंद्र का मतलब क्या है? इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस है, और इसको किसने डेवलप किया है? इसे भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक ने तैयार किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन नेवी. नेक्स्ट है, इंडियाज कोल एंड लिग्नाइट प्रोडक्शन हैज हिट ऑल टाइम हाई ऑफ ओवर ब्लैंक परसेंटेज या ब्लैंक अमाउंट फॉर FY 23-24. तो यहाँ पे कोल एंड लिग्नाइट प्रोडक्शन FY 23-24 में कितना रहा है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस किया है, 1 बिलियन टन, ऑप्शन डी. ये कल का क्वेश्चन है, आई थिंक कल के करंट अफेयर्स में या फिर आज के ही करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है मैंने ये. Which central public sector enterprises has recently received no objection certificate from RBI for setting up wholly owned subsidiary in the International Financial Service Center, Gift City, Gandhinagar, Gujarat? तो किसे अप्रूवल मिला है? आंसर हो जाएगा, ये अप्रूवल मिला है REC लिमिटेड को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.
डन। अभी एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हम कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें फेज 1 एंड फेज 2 की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी विद लाइव क्लासेस। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे विजिट करके। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द थॉमस एंड उबर कप टाइटल। रिसेंटली हमने इनको भी डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन है, China has won the Thomas Cup title and it was the 11th title win for China, ठीक है। Uber Cup is related to the badminton. The Chinese women team defeated Indonesia to win the Uber Cup for the 16th time. And 2024 Uber Cup and Thomas Cup was played in the Chinese city Chengdu. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल आर करेक्ट? जो भी आपको सही लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा कैसा लगा हमारा ये नया इनिशिएटिव जिसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर और हाँ, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में जुड़ना नहीं भूलेंगे।